सीआरपीएफ की जो सबसे कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है कोबरा, उसमें भी आपने काम किया है और उसको आपने मतलब कहते हैं कि डायरेक्शन दिए हैं अपने टाइम पे। तो सर कैसा सफर था वो? मतलब बहुत अच्छा सफर था। देखिए जो सीआरपीएफ खुद में सबसे एलीट फोर्स है। अच्छा। जहां भी आप देखिए, जहां भी परेशानी होती है, सीआरपीएफ ऐसा दल जो करता है सब मुश्किल हल। अच्छा। हाँ। तो सर अभी है ना, जैसे आपने पुलवामा का नाम लिया, पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि कई बार मतलब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहते हैं कुछ ऐसी चीजें कि हमने कहीं ब्लास्ट करवा दिया ताकि इमोशनली अटैचमेंट हो जाए और हम इस बात को फैला पाए। नहीं, तो इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। नंबर एक बात तो मैं, जैसे आपने कहा पॉलिटिकल वगैरह क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, करवाएंगे किससे? बिल्कुल करेगा कौन? कोई नहीं। अभी शायद आपको पता होगा एक कश्मीरी फाइल्स करके फिल्म वगैरह आई, तो उसमें ये दिखाया गया था कि वहाँ पे जब कश्मीरी पंडितों का गेनोसाइड जब हुआ था तो मस्जिद से आवाज लगाई गई थी, या तो कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ, अगर यहाँ रहना होगा तो इस्लाम को कबूल करना होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब हुआ था या नहीं? ये पूरी तरह हुआ था और इसमें सच्चाई इसमें कम दिखाई गई, इससे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। अच्छा। हाँ, मैं जैसे कर्ण नगर है, वहाँ जो पंडितों के हिंदुओं के घर थे उनको खाली करवा लिया गया, तो फिर मालूम पड़ता था वही इसमें मिलिटेंट आतंकवादी रुके हुए, तो हमने देखा। तो जैसे ये मान लो कमरा है, अब यहाँ एक भगवान का कैलेंडर लगा हुआ है। अच्छा। तो उसको विद्रूप कर देंगे, उसके साथ बदतमीजी करेंगे, गंदी गंदी गालियां लिख दी थी, घरों को लूट लिया था। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी भावनात्मक भी रहेगा। क्योंकि आज हमारे साथ हैं सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल जो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। आज ये अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे कि कैसे इन्होंने अपना समय गुजारा कश्मीर मिलिटेंट के बीच में और छत्तीसगढ़ के जहाँ पे सबसे ज़्यादा नक्सलाइट की प्रॉब्लम है वहाँ पे, और इन्हें अपनी सर्विसेज के लिए फिर गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा कमलकांत शर्मा सर का। सर आपका स्वागत है मेरे को। नमस्कार, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। हाँ, तो सर सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा ताकि हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाए कि कैसे ये सफ़र शुरू किया और क्या मोटिवेशन था फौज में आने का। मैं पहले अपने बारे में बताऊं कि मैं मथुरा के पास एक वृंदावन जगह है। अच्छा। वृंदावन धाम, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहीं जो पढ़ाई हुई वहीं हुई। ठीक है। तो क्योंकि मेरे पिताजी और बड़े भाई दोनों राज्य पुलिस में थे। ठीक है। तो उनको देख के मतलब ये था कि मैं भी पुलिस में जाऊंगा, और शुरू से कसरत वगैरह करने का, कुश्ती लड़ने का शौक था। तो उसकी वजह से भी ये था कि ऐसी सर्विस हो जिसमें कि आपकी बुद्धि और शक्ति दोनों का समन्वय हो। अच्छा। तो उसके लिए फिर मैंने ये सर्विस ज्वाइन की। तो सर जो आपने सर्विस ज्वाइन की वो पहली स्टेज क्या थी? मतलब कहाँ से आपने स्टार्ट किया इसको? मैंने सीआरपीएफ में उस समय डीएसपी कहते थे, डीवाईएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके रूप में ज्वाइन की। बाद में उसका नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ। हाँ। और अभी उसको असिस्टेंट कमांडेंट कहते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट। मैंने असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में ज्वाइन किया। अच्छा, तो जैसे अभी एट अ टाइम पे शायद असिस्टेंट कमांडेंट के लिए यूपीएससी एग्जाम लेती है जी, तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसे ही एग्जाम वगैरह का प्रोसेस था? हाँ, एग्जाम का प्रोसेस था, लेकिन उस समय यूपीएससी नहीं लेती थी। अच्छा। हमसे पहले भी यूपीएससी लेती थी इसका एग्जाम। अच्छा। और उसके बाद भी, लेकिन जो शर्तें थी कुछ, जब कागज मैंने देखे हैं कि जो असिस्टेंट कमांडेंट या कंपनी कमांडर भी जिसको कहते हैं, कंपनी कमांडर को कुछ स्पेशल पे देनी थी। अच्छा। और ग्रुप ए की सर्विस में सभी को आप अगर कोई भी स्पेशल पे या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहते हैं तो वो लॉ सबके ऊपर लागू होगा, रूल सबके ऊपर लागू होगा। ठीक है। तो जैसे एनर्जी कमीशन था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन था उसमें, और प्लस सीआरपीएफ, तो इनको किसी वजह से वहां यूपीएससी से अलग करके इसको डिपार्टमेंटली
इसकी परीक्षाएं करवाई गई और फिर इस तरह उस समय जिस समय हमने ज्वाइन किया तो उस समय सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी अपना एक साथ करवाते थे। अच्छा, तो सीएपीएफ जिनको आजकल कहते हैं उनका एग्जाम अलग होता था। सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलके अपना एक एग्जाम, रिटन एग्जाम होता था, उसमें क्वालिफाई करते थे, उनका फिजिकल होता था, इंटरव्यू होता था वो। ठीक है, तो ये तो आपने बताया कि कैसे आपका सफर स्टार्ट हुआ और सर किस लाइक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो सर सबसे बड़ी बात जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपने सीआरपीएफ की जो सबसे कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है कोबरा, उसमें भी आपने काम किया है जी। और उसको आपने मतलब कहते हैं कि डायरेक्शन दिए हैं अपने टाइम पे। तो सर कैसा सफर था वो, मतलब जानना चाहेंगे आपसे। बहुत अच्छा सफर था। देखिए जो सीआरपीएफ खुद में सबसे एलीट फोर्स है। अच्छा। जहां भी आप देखिए, जहां भी परेशानी होती है, सीआरपीएफ ऐसा दल जो करता है सब मुश्किल हल। अच्छा। तो, हाँ, सब पूरे भारत में कहीं भी कोई परेशानी होती है तो सीआरपीएफ, आपने देखा होगा कहीं भी कोई बात होती है तो सीआरपीएफ को तुरंत भेजा जाता है। तो सीआरपीएफ अपने में एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है। और हाँ, कोबरा जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका अभी स्वर्गवास हुआ है, उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि जो नक्सलवाद है वो भारत के लिए, सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है। तो उसको देखते हुए फिर कोबरा का गठन हुआ। तो और कोबरा के गठन के बाद एक कमांडो बटालियंस बनाई गई ताकि पूरी रूप से नक्सलवाद का को दबाया जा सके, खत्म किया जा सके। अच्छा। और आपने देखा 10 बटालियन है अभी इसकी। और तो आपने देखा कि जब से कोबरा का गठन हुआ है नक्सलवाद का ग्राफ नीचे जा रहा है। और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह नक्सलवाद को पूरी तरह कुचल दिया गया है। अमित शाह ने भी एक टारगेट रखा कि 2026 तक शायद हम नक्सलवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी। तो जो ये कोबरा की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है सीआरपीएफ की, तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ नक्सलाइट से लड़ने के लिए है। हाँ, इसका अच्छा। काम नक्सलाइट को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, जहाँ के इंटीरियर में जहाँ बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती है। क्योंकि आप देखते हैं कि जहाँ अंदरूनी क्षेत्र में ये लोग नक्सलाइट ने अपना अड्डे बना रखे हैं, वहाँ जाना अपने में बहुत दुरूह कार्य है। क्योंकि जगह जगह आईडी लगा के रखते हैं, फिर उनके पास वेपन है और दूसरी कई चीजें हैं। तो कोबरा की जो ट्रेनिंग है लगातार 5-5, 6-6 दिन ऑपरेशन करने की, तो कोबरा उसके लिए। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी टीम के साथ काफी भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। हम स्पेशल ऑपरेशंस और केसेस के लिए जाते हैं नक्सलाइट एरिया में, और वो बम वम लगा देते हैं और कई बार हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। तो कभी आपके टर्म में कुछ ऐसा आपको देखने को मिला है? अगर मेरे देखने को मिला तो आप कुछ शेयर करना चाहोगे, स्टोरी वगैरह? देखिए, ये इस तरह की कई घटनाएं जिंदगी में हुई जहां आपके साथी आपके साथ थे, ऑपरेशन में साथ थे। और आपने सही कहा, ये बहुत ही भावनात्मक क्षण होते हैं आपके पल के, आपका साथी जिससे कि आप हर तरह की उसके साथ बातें साझा करते हैं। और वो सडनली मतलब आपके सामने देखते देखते वो वहाँ से देशभक्ति और राष्ट्र के लिए प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं। कई ऐसी पल आए हैं जिसमें कि जहाँ के आपके साथ अभी साथी थे। और जैसे आपने सही कहा कि बम ब्लास्ट में हो गए। मैं तो शुरू में बता रहा हूँ कि एक इंसिडेंट हुआ था जब हम कश्मीर में थे। तो कश्मीर में एक जवान छुट्टी मांग रहा था कि उसकी बहन की शादी थी। अच्छा। तो उसको, क्योंकि उस समय कश्मीर में हालत इतनी ठीक नहीं थी, पीसफुल नहीं था और बहुत ही इंसिडेंट हो रहे थे। मिलिटेंट उस टाइम पे एक्सट्रीम में है। आपको मालूम है 89, 90, 91 पीक में वहीं था। अच्छा। तो उसको कहा कि भाई 2 दिन बाद छुट्टी चले जाना। जब कुछ जवान, क्योंकि कुछ जवान छुट्टी जाते हैं, कुछ आते हैं, तो एक निश्चित जो नफरी है वो हमको रखनी पड़ती है। ठीक है। वो पेट्रोलिंग के लिए गए जब जवान, और वहाँ फायरिंग हो गई और वो शहीद हो गए। तो वो मेरे लिए एक ऐसा पल था जहाँ के मुझे लगा कि देखिए
अभी साथ वाले अभी थे और उस दिन ऐसा हुआ कि पूरी कंपनी ने खाना भी नहीं खाया था। तो ये पल होते हैं जिंदगी में, होते हैं। अब ऐसे पल तो मतलब एक पूरी एक दास्तां है उन्होंने फौज की जिंदगी में। फौज की जिंदगी है। तो सर जैसे कई बार हमें सुनने में आता है कि ये काफ़ी प्री प्लान्ड होता है, मतलब जो ये बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं, तो इसमें आपको लगता है कि जैसे पॉलिटिशियन तो नहीं कहेंगे कि इसमें स्टेट की जो पुलिस वगैरह है उनकी लाइक नाकामी की वजह से भी ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि जितना भी ये चीज़ें हैं उनकी नज़र में तो रहते ही होंगे ना। नहीं, देखा, जहां तक आप नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, तो अगर आप संवैधानिक रूप से बात करें तो अगर सीआरपीएफ कहीं जा रही है तो इसका मतलब है कि वहां की व्यवस्था, राज्य की जो पुलिस व्यवस्था है वो उसको संभालने में सफल नहीं है, तभी सीआरपीएफ को बुलाया गया है। हाँ। और कई चीजें ऐसी भी होती हैं कि मान लो कुछ चीजें, अब मान लो आप कश्मीर की बात करें, कश्मीर में पड़ोसी देश ने इतनी भारी मात्रा में आतंकवादियों को भेज दिया कि वहां की पुलिस उसको संभालने में कामयाब नहीं रही, तो वो एक मुद्दा हो जाता है। मेरे पूरे जीवन में ऐसा कहीं मुझे देखने को नहीं मिला कि जहां की राज्य पुलिस कोई मिली हुई हो। अच्छा। हाँ, शुरू में डर की वजह से, जैसे कश्मीर में था, कश्मीर में शुरू में वहां की राज्य पुलिस थोड़ा सा, क्योंकि परिवार वहां उनका रह रहा है, उनको यहाँ से ड्यूटी करने के बाद वहीं जाना है, और जहां आतंकवादियों की भरमार हो जाती है और उनका सोसाइटी पर दबदबा हो जाता है, तो वो बेचारे उतने मुखर रूप से आपके साथ नहीं रह सकते। तो वहां की बात तो अलग थी। लेकिन अब इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस, जो राज्य पुलिस है, वो बहुत इफेक्टिव है और बहुत उनकी जो एसओजी वगैरह है बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा। और ये छत्तीसगढ़ वगैरह, देखिए, छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत ही दुरूह है। अच्छा। बहुत दुरूह है, जहाँ आप विशेष तौर से सुकमा, बीजापुर, अच्छा, और जो दांतेवाड़ा, ये जो क्षेत्र हैं बहुत दुरूह क्षेत्र हैं। अच्छा। जहाँ की कोई रोड वगैरह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे बेसिकली। हाँ, बेसिकली अंदरूनी इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब आप पैदल चलते हैं तो आपको पैदल जाना है। अच्छा, अब आप जाएंगे तो देख लेगा कोई भी, क्यों, गांव बसे हुए हैं। और जो आईडी, जिसको कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कहते हैं, अच्छा, एक्चुअली जो जैसे सुरंग भी कहते हैं कि भाई बारूदी सुरंग, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, एक तो फैक्ट्री में एक्सप्लोसिव बन गया, उसको स्टैंडर्ड माइंस कहते हैं, जैसे एंटी पर्सनल माइंस या एंटी टैंक माइंस वगैरह, वो फैक्ट्री में बनती हैं। उसके अलावा जो जुगाड़ जिसे कह सकते हो आप देसी भाषा में, जैसे पंजाब में पहले मारुति को छोड़ के और ट्रैक्टर की मारुति, वो उसे मारुता कहते थे वो। तो जुगाड़ से जो चीज बनाई जाती है वो एक्चुअली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है। अच्छा। और उसमें कुछ तो आपने जैसे कहा कि लगा देते हैं, वो पहले से लगा देते हैं, लेकिन उसका लगाना इतना आसान है कि बहुत ही 1 या 2 मिनट में वो आसानी से लगाई भी जा सकती है। आपको केवल कच्चा है पूरा, चारों तरफ घास है, आपने गड्ढा खोदा, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ा, और फिर वो उसको ले जाके वहां तक वो उसको ढक दिया, तार को 50-100 मीटर दूर जाके बैठ गए। उन्होंने देखा कि जवान इसमें आ गए हैं, तो वो उसको बस तार जोड़ने हैं, उन्होंने बैटरी करना है, वो 1 सेकंड का काम है, वो ब्लास्ट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ठीक है सर, ये तो आपने काफी डिटेल में चीजें बताई हैं। तो अभी आपने फैमिली की बात की थी, तो सर सबसे बड़ा मुझे लगता है किसी फौजी के लिए एक इमोशनल जो दौर होता है वो ये होता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कैसे करे, क्योंकि घर से दूर रहना पड़ेगा फौजी को। तो सर आपको घर वालों की याद तो आती ही होगी, तो उसको कैसे मेंटेन कर, मतलब आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं दोनों लाइफ, प्रोफेशनल और पर्सनल को एक साथ? सीआरपीएफ में तो इतनी व्यस्त जिंदगी रहती है जहाँ के आपको समय मिलता नहीं है इन सब चीजों को सोचने का, क्योंकि आपको हर तरह की चीजें हैं। एक तो आतंकवादियों से लड़ना है, फिर केवल आतंकवादियों से लड़ना नहीं है, आपको जवानों को छुट्टी भी भेजना है, वहां से वापस लाना है। अभी जैसे आपने देखा पुलवामा वाला जैसे इंसिडेंट हुआ था, वो तो
एक तरह से केवल लाने ले जाने में ही हो गया था। तो आप जब इन्वॉल्व रहते हैं शुरू से आखिर तक, तो ठीक है, परिवार से दूरी हर एक कोई चाहता है कि परिवार के साथ रहे, लेकिन मेंटेन करना पड़ता है थोड़ा सा कि मतलब कमाई भी जरूरी है, देश की सेवा भी जरूरी है, और उसकी सेवा करेंगे तो घर वाले तो मानी जाएंगे। देखिए, घर हमारे सुरक्षित तभी रहेंगे जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। तो उसके लिए कुछ लोगों को तो इन चीजों पर, अपने भावनाओं पर काबू रखना पड़ेगा। हाँ, तो सर अभी है ना, जैसे आपने पुलवामा का नाम लिया, ये मेरे माइंड में ना क्वेश्चन कई बार आता है, और मतलब इसके ऊपर काफी एलिगेशंस भी लगे थे, न्यूज़पेपर में आता है। पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि कई बार मतलब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि हमने कहीं ब्लास्ट करवा दिया ताकि इमोशनली अटैचमेंट हो जाए और हम इस बात को फैला पाए। तो इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। नंबर एक बात तो मैं, जैसे आपने कहा पॉलिटिकल वगैरह क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, करवाएंगे किससे? बिल्कुल करेगा कौन? कोई नहीं भाई। मैं तो कश्मीर में बहुत रहा हूं, इस तरह की इंसिडेंट। अब आपको एक तरफ ये भी रखना है कि जो सिविलियंस हैं उनका आना जाना चलता रहे। भाई पूरी तरह ऐसा तो नहीं कि आप सिविलियंस को रोक देंगे। सिविलियंस के भेष में जैसे ये हुआ, वो गाड़ी लेके चले आए, उन्होंने पास में लाके ब्लास्ट कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, देखिए, ये जहां आतंकवाद या इंसर्जेंसी, जो भी आप कहना चाहें, जो भी नाम देना चाहें, वो दे दें, जहां पब्लिक भी साथ में रहती है और पब्लिक में ऐसे लोग छुपे हुए हैं, तो उसको रोकना बड़ा भारी काम है। मतलब असंभव नहीं है, लेकिन बहुत भारी काम है। वो भी जब पूरी तरह से सुरक्षा बलों को छूट दी जाए और उनको दबा दिया जाए। जैसा पंजाब में हुआ। पंजाब का एक उदाहरण ले सकते हैं आप। पंजाब में आतंकवाद को कुचल दिया गया। तो मतलब आपका कहना कि ये है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होता है, ये तो मतलब हो जाता है जब होना होगा, क्योंकि इसमें देश का तो कोई, मेरे को लगता नहीं नॉर्मल सिटीजन ये सब करने के लिए रेडी होगा। असंभव। ये जो कहते हैं, उन्होंने वहां के क्षेत्र को नहीं जाना होता है। जैसे अभी मान लो मुझे इसरो की कार्रवाई के बारे में नहीं मालूम और मैं कह दूं कि साहब यहाँ उतारना चाहिए था मंगल ग्रह पे, ये इसलिए खराब हो गया। या जैसे मुझे क्रिकेट के बारे में जानकारी नहीं हो, मैं तेंदुलकर के बारे में या विराट कोहली के बारे में कहूं कि भाई ऐसा खेलना चाहिए था ये शॉट, तो ये तो ऐसे ही है कि बस अपना कह दिया। अगर सफल हो गए तो ताली बजा दी, और असफल हो गए तो कह दिया यार ये शॉट ठीक नहीं खेला। तो ये तो जो जिनको जानकारी नहीं होती वो लोग इस तरह की बात करते हैं, अन्यथा ये संभव ही नहीं है भारत का। क्योंकि मैं 35 साल से ज्यादा मैंने विभिन्न जो हमारे सिक्योरिटी बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके साथ काम किया है, कदम से कदम मिला के। कहीं कोई सवाल नहीं उठता इस तरह का। तो सर ये आपने काफी बढ़िया बात बताई है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि ओपोजिशन बड़े सवाल उठाते हैं कि आपने ये वाली चीज करवाई है, इस पे आपने ये करवा दिया। तो ये मेरे को भी लगता था कि लाइक हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि सही बात, जो जिस फील्ड में होता है उसको इस चीज का ज्ञान होता है। ठीक है, तो सर ये तो आपने बड़ी बढ़िया बात बताई है काफी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा मेरे को अब पता लगा कि जब मिलिटेंट अपने टाइम पे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पीक पे था, तब आप उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में ही डिप्लॉय थे। तो सर मुझे लगता है कि जो मिलिटेंट उस टाइम पे पीक पे थे, आप कैसे ये डिफाइन कर पाते थे कि ये नॉर्मल सिटीजन है और ये मिलिटेंट है? ग्राउंड रियलिटी तो बहुत अलग रहती होगी ना, क्योंकि इतना इजीली तो आप लाइक उसमें से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते होगे। वो हमारे राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण पल थे। बिल्कुल। जबकि मैं इस बात को कहूंगा कि जबकि सरकार पूरी तरह से ढुलमुल थी, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, राज्य सरकार की नहीं, और मिलिटेंसी या आतंकवाद कहेंगे, या मिलिटेंसी शब्द मैं उसको कम इस्तेमाल करता हूं। बिल्कुल, आतंकवाद जो था वो अपने
चरम पे था। 10-10 हजार आदमी वहां निकल के आते थे, लड़के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी, आजादी का एक ही ढंग, गुरिल्ला जंग, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। अच्छा, तो ये आपने मतलब सुने हुए हैं? सुने हुए क्या है, देखे हुए हैं, उनको फेस टू फेस देखा हुआ है, किया हुआ है। अब आप देखिए कि मान लो 5,000 लोग हैं, 5,000 लोग में से आपको राइफल भी दिख जाएगी तो भी आप क्या कर पाएंगे? क्योंकि वो अगर आपने गोली चलाई तो उनका आम सिटीजन का भी, भाई जब तक हथियार नहीं है उनके पास, देखिए आप उस स्थिति की कल्पना करिए ना कि हथियार मिल गया तो वो आतंकवादी है, नहीं मिला तो वो तो कह देंगे तो बेगुनाह को मार डाला। तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो क्या आप कैसे डिफरेंशिएट करते थे कि ये मिलिटेंट है और ये एक नॉर्मल सिटीजन है? क्योंकि ग्राउंड पे तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत भारी काम होता है, क्योंकि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है कि ये बाहर से तो था ही कि हमारे पड़ोसी मुल्क तो था ही, एक इंटरनली भी कुछ ऐसी चीजें सिचुएशन बनाई हुई थी उस टाइम पे कि वहां के सिटीजन्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। क्या ये सच्चाई है सर? मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये सच है। लेकिन जैसे अब आपने कहा कि पहचानेंगे कैसे? हाँ, कोरोना होता था, टेस्ट होता है, कोरोना का टेस्ट किया तो उसमें जो अगर पॉजिटिव आ गया, कोरोना है, नहीं है तो नहीं है। इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेज जो इसमें हम लोग थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो पता कर लेते थे कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं है, तो उसको फिर आतंकवाद का जो दवाई उसको दी जाती थी। अच्छा, तो सर इसमें जैसे मतलब मैं ये जो आज का जो पॉडकास्ट में हम ये बातें कर रहे हैं, ये काफ़ी डिटेल्ड वे में करेंगे क्योंकि पता लगना चाहिए, क्योंकि आजकल सच्चाई बाहर निकल के भी आ रही हैं फिल्में को थ्रू, तो आप तो ऑलरेडी आपने ये चीज़ें देखी हुई हैं। तो सर जैसे कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसे काम वगैरह करी है, तो इसमें हमारी डिफेंस जो ये रो वगैरह हैं ये भी इन्वॉल्व रहती हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करती है, या लोकल पुलिस आप तक? देखिए, जहाँ तक आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर की अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय 89 में ये आतंकवाद शुरू हुआ वहां, उस समय सीआरपीएफ की भी पहली एक दो बटालियन जो पहुंची थी उसमें मैं पहुंच गया था वहां। अच्छा। तो उसके बाद तो फोर्सेज पहुंचना शुरू हुआ, इसीलिए मैंने कहा ना केंद्र सरकार की ढुलपुल नीति। वहां हम लोग लड़ने गए थे, हमारे पास किंचित मात्र भी सूचना नहीं थी। हमारी फोर्स जो है वो 1/3 फोर्स डंडा लेके, 1/3 खाली हाथ, मान लो 100 लड़के जा रहे हैं तो 33 के पास राइफल होगी, 33 के पास डंडे होंगे और 33 के पास खाली हाथ या राइट ड्रिल इक्विपमेंट वगैरह ये चीज होंगी। तो हमें तो सूचना ही नहीं थी कि यहां मिलिटेंसी इतने इस स्तर तक पहुंच चुकी है। अच्छा, कोई एक भी सूचना नहीं थी वहां। तो ये होगा कि खुद मौत के मुंह में जाना। नहीं, मौत के मुंह में जाना, अब मैं बार बार मुझसे वो शब्द आप कहलवा रहे हैं कि केंद्र सरकार में ढिलमुलपन था। कोई भी सूचना, जो भी एजेंसी के आप नाम ले रहे हैं, वो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो वो जो वहां किया, जो वहां जो कानून का शासन लेके आए, वो सीआरपीएफ एक ऐसा बल था जिसने जाके शुरुआत में जो कोरोना पेशेंट को पहचाना और फिर उनसे कि भाई जैसे कोरोना है यहाँ आ गया तो उसको किया और फिर आगे हम लोग बढ़े। तो मैं देखता हूं कि सीआरपीएफ का नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्यों जो कश्मीर में सीआरपीएफ ने काम किया प्रारंभिक दिनों में, जो उसको बना के रखा, तो वो एक अतुलनीय काम है। मैंने तो फिर पूरा विश्व घूमा हुआ है और मैं कहता हूं, मैंने इतिहास भी जगह जगह का पढ़ा है कि इस फोर्स को कि सलाम तुझे सलाम। अच्छा, ठीक है। तो सर जैसे मिलिटेंट की हम बात कर रहे थे, हमने काफ़ी चीज़ अभी आपने बताई भी, तो इसमें मतलब हमारे पाकिस्तान का जो रोल है वो कितना बड़ा है कि हमारे पोरस जो बॉर्डर्स हैं वो क्या एक मेन रीज़न है? देखिए, पोरस बॉर्डर आप जब तक हम लोग उसकी स्थिति न देख लें तो पोरस कहना बड़ा पोरस बॉर्डर है कह दिया आपने, वो संभव नहीं है। अभी यहाँ 3 किलोमीटर
ऊंचा पहाड़ है, फिर 3 किलोमीटर नीचे पहाड़ी है, फिर ऐसा जिगजैग है। कैसे आप क्या करोगे? पंजाब का बॉर्डर नहीं है कि आपने फेंसिंग कर दी और सब कुछ लगा दिया। फिर वहां जो भी बॉर्डर पर जैसे गुजर बकरवाल और वो दूसरे रहते हैं, वो इधर से उधर आते जाते रहते हैं। तो ये जो पोरस बॉर्डर तो की बात जो आप कह रहे हैं, जो कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई यहाँ से आएंगे तो यहाँ कर लेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा दुरूह क्षेत्र है कि उसकी 100% जो जिसे मॉनिटरिंग कहें या वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, संभव नहीं है। वो ज्योग्राफिकल वेरिएशन इस तरह के हैं। ठीक है। तो सर मुझे लगता है मैंने एक फिल्म देखी थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसमें लाइक कैप्टन क्या नाम था उनका, मेरे को बड़े ही उसमें ये था, वो जम्मू कश्मीर में थे। तो उनकी एक बात मुझे याद आ रही है, उन्होंने ये बोला था कि कहीं भी अगर आपको काम करना है तो वहाँ के सिटीजन्स के साथ आपको एक कहते हैं ना कि एक रिलेशन बनाना पड़ता है। तो कभी आपका मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ वहाँ के सिटीजन के साथ? रोज ही होता था। बड़ी अजीब चीज है कश्मीर में, हमारे अभी भी काफी वहाँ मित्र हैं। अच्छा। हाँ, वो जो है भाई देखिए, वहाँ का जो इस्लाम आया वो एक इस्लाम जो है, वहाँ इस्लाम में जो कट्टरता आई है, एक्सट्रीमिज्म जो आई है, नहीं कट्टरता, हाँ जो कट्टरता आई है वो तो अभी हाल की बात है। अच्छा। इससे पहले वहाँ इस तरह की कट्टरता वहाँ के इस्लाम धर्म में कश्मीर में नहीं थी। अच्छा। हाँ, वहाँ इस तरह की नहीं, क्योंकि वहाँ जो इस्लाम आया है वो अधिकतर सूफीज़्म की वजह से आया है। अच्छा। सूफी उसकी वजह से वहाँ कन्वर्जन हुआ है। ठीक है। और तो ये तो अभी जो मौलवी वगैरह वहाँ गए हैं, उन्होंने कट्टरता फैलाई है, पाकिस्तान ने फैलाई है, वो सब चीजें अभी की बात है। तो अभी भी बहुत अच्छे रिलेशन, उस समय भी बहुत अच्छे रिलेशन थे। उस समय एक दिन नहीं, हमारी लगातार बात होती थी। जैसे कोई मिलिटेंट पकड़ा गया या कोई है तो उनके माता पिता भाई बहन मिलने आते थे, उनसे बात होती थी। उसको मतलब वो पक्ष जो था उसी की बदौलत तो है कि आज कश्मीर पूरा देश के साथ ही खड़ा हो गया है। अच्छा। तो मतलब तो जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस वगैरह होती है, ये कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है इनका ट्रस्ट जीतने के लिए, या कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चलाती हो? हाँ, प्रोग्राम चलाती है। जैसे हम लोग बड़े स्तर पर वहाँ जैसे मेडिकल कैंप लगाएंगे। अच्छा। बच्चों को एजुकेशन के लिए किताब देंगे। आर्मी अपने स्तर पर काम करती है। तो ये लगातार चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके प्रति हमदर्दी हमारे दिल में रहती है, क्योंकि जब हमारी उनसे बात होती थी और जिससे हम काफी हद तक सहमत भी होते थे कि बोले साहब राइफल लेके आ जाते हैं, AK-47 लेके आ जाते हैं, और तो फिर हम क्या करें। इवन एक इंसिडेंट तो उन्होंने मुझे इस तरह का सुनाया कि एक का रेस्टोरेंट था, बड़ा रेस्टोरेंट वहाँ का, तो एक दिन उनका जो बेरा घर उसमें काम करता होगा वो मिलिटेंट बन गया। अच्छा। और मिलिटेंट बन के आके कहता है दूसरे दिन कि भाई अपनी लड़की से मेरी शादी करो, मालिक से, अपने से। अच्छा। तो वो तो मुसलमान था। वो बोला ठीक है, सोचता हूँ, करता हूँ। दूसरे दिन बिस्तर बांध के भागाया वहां से वो। तो ये स्थिति उस समय हो गई थी। अभी शायद आपको पता होगा, एक कश्मीरी फाइल्स करके फिल्म वगैरह आई थी, तो उसमें ये दिखाया गया था कि वहाँ पे जब कश्मीरी पंडितों का गेनोसाइड जब हुआ था, तो मस्जिद से आवाज लगाई गई थी, या तो कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ, अगर यहाँ रहना होगा तो इस्लाम को कबूल करना होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब हुआ था या नहीं? ये पूरी तरह हुआ था, और इसमें सच्चाई इसमें कम दिखाई गई, इससे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। अच्छा। हाँ, मैं जैसे कर्ण नगर है, वहाँ जो पंडितों के हिंदुओं के घर थे, उनको खाली करवा लिया गया। तो फिर मालूम पड़ता था भाई इसमें मिलिटेंट आतंकवादी रुके हुए। तो हमने देखा, तो जैसे ये मान लो कमरा है, अब यहाँ एक भगवान का कैलेंडर लगा हुआ है। अच्छा। तो उसको विद्रूप कर देंगे, उसके साथ बदतमीजी करेंगे, गंदी गंदी गालियां लिख दी थी, घरों को लूट लिया था। ये तो मतलब जो कहते हैं कि जेनोसाइड जो जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ, उस तक बस ये था कि सिक्योरिटी फोर्सेस
थी तो वो इस तरह की गैस नहीं छोड़ पाए, अन्यथा बहुत ही अत्याचार हुआ, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हुआ था, बहुत अत्याचार। तो सर इसमें आपको ये नहीं लगता ये एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कमी है इसमें? तो मतलब फेल हो गया बिल्कुल। अरे भाई एडमिनिस्ट्रेशन की कमी क्या होगी, जहां केंद्र सरकार जब अगर आदेश दे, ये तो केंद्र सरकार की कमी है ना। अब एक किडनैपिंग पर आप 5-5 आतंकवादी छोड़ोगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल भाई ये फोर्सेस की कमी है। देखो फोर्स तो नियम कानून से नहीं आदेशों से चलती है। अब आदेश आपने इस तरह के कर दिए। वहां जब जगमोहन साहब गए थे और एक इंसिडेंट हो गया था जिसमें मौलवी फारूक की देखो जनाजा निकल रहा था और उसमें फायरिंग हो गई थी, तो उसके बाद जगमोहन साहब को हटवा दिया गया। पूरी यहाँ की क्या था ये भाई, इस वहां की स्थिति को समझने को तैयार नहीं था। दिल्ली उस स्थिति को समझने को तैयार नहीं थी कि किस तरह की स्थिति वहां है। वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जिंदगी की रिस्क तो खैर हर समय लेते हैं, अपने कैरियर की रिस्क और अपनी सारी रिस्क लेके ये काम वहां किया। तब जाके ये कश्मीर आज आप जो देख रहे हैं वो इस हालात में है। मैं तो कह रहा हूं कि वास्तव में हमारे जो नागरिक हैं उनको सुरक्षा बलों को सलाम करना चाहिए कि भाई किन स्थितियों में लड़के, मतलब कानून आपका साथ नहीं दे रहा, इसका मतलब कानून आपका साथ नहीं दे रहा से मतलब ये है कि आपके जो सर्वे सर्वा हैं उनकी तरफ से कहा जाए कुचल दो तो कुचल दिया जाएगा। अब 370 हटी, एक पत्ता हिला वहां। तो ये सर ने काफी बड़ी बात बोली है, और बड़ी बात नहीं है, इन्होंने वो बोला है जो इनके ऊपर बीती है, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। हम तो इस बात का ये लगा लो सर कि सोच भी नहीं सकते कि जिनके ऊपर ये चीजें हुई हैं कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। जब आपके कहने से मुझे ऐसा फील हो रहा है तो उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा फील हुआ, मतलब बहुत ज्यादा उनके ऊपर सफरिंग हुई होगी। तो सर बोलते हैं ये है कि कश्मीरी पंडितों के पीछे कश्मीर से भगाने के लिए लाइक हिजबुल मुजाहिदीन और कश्मीरी टेररिज्म टास्क फोर्स वगैरह इसमें एक्टिव थी। पर मुझे जो ज़्यादा लगता है कि ये तो चलो हम बाहर की बात बोल देते कि पाकिस्तानियों का इसमें हाथ था, वहाँ के टेररिस्ट का हाथ था, बट हाथ तो था ही, बट अनटिल एंड अनलेस इंटरनली उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कौन बाहर से आके एक चीज कर सकता है। मुझे तो ये लगता है। मुकुल जी मैं आपके साथ 100% सहमत हूं कि जब तक कोई मान लो ऊपर से सपोर्ट ऊपर कूदे तो नीचे अगर सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे वो आगे काम करेगा। तो पूरी तरह से एक व्यवस्था बनी हुई थी, और दुर्भाग्यपूर्ण है, इस शब्द को आप देखिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इकोसिस्टम आज भी मौजूद है। अच्छा, आज अगर मौजूद नहीं होता तो आप देखिए कि किसी भी हिंदू को या यहाँ से प्रवासी जो जाते हैं काम करने वाले, उनको कैसे मार देते हैं, कौन सूचना देता है, मार के फिर वो कहाँ छुपते हैं। तो सरकार जब तक इस सिस्टम को नहीं तोड़ेगी, जो उनका एक महिमा मंडन कर दिया गया था आतंकवादियों का, जब तक उसको नहीं कुचला जाएगा ये इस तरह के घटनाएं होती रहेंगी। मैं आपके सामने ये कह के जा रहा हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि उनके इकोसिस्टम को तोड़िए। जो 10-10 दिन के बंद होते थे, सभी मस्जिद से चावल वगैरह सब जगह बंटते थे, भाई तुम्हारे यहाँ चावल पहुंच रहे हैं, तुम कश्मीर बंद रखो। बताओ। तो मतलब कहने का मतलब ये, वो सांप हमारे बीच ही बैठा हुआ है। पूरी तरह से सांप नहीं, कई सांप बैठे हुए हैं, बिल हैं, वो देखते रहते हैं कब ये कमजोर पड़े तो हम इनको काटें। तो मतलब ये तो सर एक तरह से लगा लो कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हम तो दिल्ली में बैठ के ये सोचते हैं। अब ये इसी बात पे मेरे को एक चीज याद आ रही है कि जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं, ठीक है, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है। मुझे लगता है उन्होंने कंडीशंस देखी नहीं है, अभी नहीं देखी। बच्चे हैं देखी नहीं है। दूसरी बात है वहां की सोच विचार जो है, मैं आपको बताऊं कि ये
91-92 की बात है, एक कोर्स करने के लिए यहाँ एक सेमिनार हुआ था जेएनयू के अंदर। अच्छा। उन दिनों तक तो मुझे जेएनयू के बारे में भी ज्यादा नहीं पता था, और क्या ये वामपंथ और ये क्या है क्या नहीं है ये नहीं। तो वहाँ एक जो सज्जन थे जिन्होंने उसमें भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि सुरक्षा बल अत्याचार करते हैं इनके ऊपर, ये है वो है, वो अपना पूरा एजेंडा रहा होगा उनका जो भी रहा। हम उस समय तक जानकार नहीं थे, लेकिन आप ही की तरह हम उस समय यंग थे। अच्छा। तो हमने उनसे कहा, श्रीमान जी आपके ऊपर 6 बार कोई आके ग्रेनेड फेंके, ठीक है, और 7वीं बार वो पत्थर फेंके, तो आप क्या समझेंगे? फिर वो कह रहे थे नहीं ये धार्मिक नहीं है। मैंने कहा धार्मिक कैसे नहीं, जब सारे नारे जो हैं मस्जिदों से लग रहे हैं, सारी चीजें मस्जिदों से हो रही है, उनको इकट्ठा मस्जिदों से किया जा रहा है, पंडितों को जो भगाया गया जैसे आपने कहा, वो नारे वहां से लग रहे हैं, जो उनके जो नारे हैं अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, जब सब कुछ धर्म से प्रभावित है तो आप इसको कैसे दूसरी तरह बता सकते हैं? बता सकते हैं, बिल्कुल। तो ये चीज थी, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जो जिनको हम कहते हैं कि बहुत बड़े विद्वान हैं और विद्वतापूर्ण है, अब उसका मकसद ही अगर राष्ट्र विरोध हो जाए, विद्वान का मतलब अगर और प्रगतिशीलता का मतलब अगर राष्ट्र विरोध हो तो फिर ऐसी इंसिडेंट होंगे। अदरवाइज एक बार अगर कह दिया जाए कि नहीं, तो मैं विश्वास इस बात का मुझे 100% है कि एक बार अगर कह दें कि इसको खत्म करो तो ये खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जब अगर हम रिपोर्ट्स वगैरह देखें तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसा किसी भी स्टेट को मिलता था वो जम्मू कश्मीर था, मतलब भर के पैसा ज़्यादा था। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या हम ये देखें कि वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। 6-6 महीने तक काम होता नहीं है क्योंकि बर्फ़ वगैरह ज़्यादा होती है। अब जब से 370 हटी है मोदी जी के नेतृत्व में, अब वहाँ पे मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट्स वगैरह के प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए हैं, जैसे मेट्रो वगैरह का भी चल रहा है। तो अभी रिसेंटली में आप वहाँ पे गए हो? हाँ, मैं गया हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि जो पहले का जो कश्मीर था और जो आज का कश्मीर है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? हाँ, बहुत चेंजेस हैं, लेकिन मैं इससे न तो प्रभावित हूँ ना इसका पक्षधर हूँ। अच्छा। सबसे पहले जो काम करना चाहिए सरकार को लेके आए हैं, इसलिए कि आतंकवाद को खत्म करो। विकास तो 3 साल में हो जाएगा। भाई आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि विकास 3 साल में हो जाएगा। भाई आतंकवाद तो खत्म करिए आप। वहां कोई भी बाहर से नौकरी करने जाता है उसको आप मार देते हैं। वो जहां चाहे जिसको चाहे वो मार रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? वही प्रवासी अभी जो लेह जो रास्ता बन रहा था करगिल वाले और उसके पास बनिहाल यहाँ आपके अमरनाथ जी जाते हैं तो उसके ऊपर जो दर्रा है तो उसके नीचे से सुरंग बन रही है। वहां मार दिए उन्होंने जो बेचारे जो वर्कर्स काम कर रहे थे। अच्छा। तो ये जो है ये इसमें नहीं पड़ना चाहिए। विकास तो भाई 3 दिन में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा विकास। विकास से अगर आप समझें कि ये हो रहा होगा, जैसे आपने ही कहा कि सबसे ज्यादा पैसा मिलता था उनको। भाई हमारे यहाँ के जवान जब वहां गए उन्होंने देखा, हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंड पड़ती थी उन दिनों। आज तो चलो स्थिति ठीक हो गई है, ठंड में लोग नहीं मरते हैं, लेकिन शीतलहर में 20 मर गए, 25 मर गए, ये हालत थी। वहां तो बर्फ पड़ती थी, एक आदमी ठंड से मरता था। वहां चावल सस्ते थे, वहां प्रति व्यक्ति जो सब्सिडी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा थी। लेकिन उसने क्या आतंकवाद को आने से रोक लिया? उसने क्या राष्ट्र के विरोध को वहां रोक लिया? इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो मतलब सबसे मेन जो चीज सरकार को करनी चाहिए वो आतंकवाद को मिटा दो। आतंकवाद को मिटा दो। और आतंकवाद जब ही मिटेगा जबकि इनका पूरा इकोसिस्टम समाप्त किया जाएगा। सर देखा जाए तो 50-60 साल हो गए, बड़ी ही मेजर इशू चल रहा है ये कश्मीर में। और जैसा कि आपने बताया कि उस टाइम पे गवर्नमेंट नहीं चाहती थी ये चीज़ खत्म हो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, गवर्नमेंट प्रभावी नहीं थी। हाँ, मतलब कहने का सेंस वही है कि प्रभावी नहीं थी। तभी तो वो सब चीजें हुई ना। अब हम कह रहे हैं कि कश्मीरी को हम वहाँ पे जितने भी पंडित आए थे हम उनको दोबारा वहाँ पे रिलोकेट करना चाहेंगे।
अभी कुछ फैमिली गए थे, उनको मार दिया गया। तो मतलब कहने का ये है कि जो मेन जो इशू है वो आज भी परसिस्टेंट है वहां पे। बिल्कुल ठीक है, तो वो तो अभी तक मिटा नहीं है। और में जो जम्मू कश्मीर वगैरह ये सेंट्रल ने अपने अंडर अब ले लिया है, क्योंकि स्टेट का इतना ज़्यादा इसमें लाइक रोल रहा नहीं है। और एक चीज़ जो मुझे आपसे जाननी है कि जो वहाँ की स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज थी, अब्दुल्ला और ये मैं मुफ्ती, लाइक मेरे को उनका नाम नहीं पता, मुझे लगता है कि ये भी थोड़ी सी पॉलिटिकली एक्टिव थे उस टाइम पे कि हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। थोड़े से नहीं, पूरे थे भाई। जो ये फारूक अब्दुल्ला के पिताजी थे, शेख अब्दुल्ला, उनको तो कई सालों तक जेल में रखा गया। अच्छा। उन समय कई जो हमारी बातें हुई, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सिविलियन के साथ डिटेल में बात होती थी सारी, तो वो कहते थे कि साहब फिरन पहनते हैं वहां, आपने देखा होगा एक चोगा सा पहनते हैं सर्दी की वजह से वहां लोग। तो बोले जो शेख अब्दुल्ला हैं, जब इंटीरियर में जाते थे तो पाकिस्तानी नमक ले जाते थे, वो दिखाते थे देखो मैं इसके साथ हूँ। अच्छा। कश्मीर, श्रीनगर में दूसरी बात करते थे और दिल्ली में आके तीसरी बात करते थे। तो वो तो आपकी बात है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हालांकि अभी फिलहाल जो उनके उमर अब्दुल्ला जो हैं, इनके स्टेटमेंट से मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हो रहा हूँ कि वो कम से कम शांति की तरफ प्रयास कर रहे हैं। मतलब वो इस तरह इनकी धांधली में नहीं आई कि भाई फिर इससे लड़ो केंद्र से, वो मुझे ठीक लगता है। और सर सबसे मेन इशू जो मुझे दिखाई दे रहा है और मैं देखने में आता है कि कभी भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, पॉलिटिकल ग्रुप हैं और लेफ्टिस्ट ग्रुप भी, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है, वो कश्मीरी हिंदू के जेनोसाइड को बोलते हैं मास माइग्रेशन। ठीक है, कि वहां से मास माइग्रेशन हुआ है, ये जेनोसाइड नहीं था। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि ये डाइल्यूट करना चाह रहे हैं इस चीज को? ऐसा है, एक हमारी देसी भाषा में कहावत है कि जाकी फटी नहीं बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। अच्छा। जब तक आपके दूसरा, जैसे अभी लुजियाना के न्यू ऑर्लियंस में 10 आदमी 15 आदमी मार दिए गाड़ी चढ़ा के, हम लोगों ने चर्चा की और भूल गए। अगर भारत में ये कहीं होता तो हम 1-1.5 महीने 2 महीने करते, हमारे नगर में हो जाता तो हम और ज्यादा करते, हमारे परिवार में हो जाता तो हमें नींद नहीं आती सालों, और हमारे साथ हो जाए अगर बम में हमारा हाथ उड़ जाए तब मालूम पड़ती है। तो ये जो बकवास करते हैं ना लोग कि साहब वहां नहीं है, जिन्होंने, आपने नहीं देखा ना कभी, आप जाइए जम्मू, किस तरह उन्होंने अपना जीवन काटा है टेंट में रह के, किस तरह एक बड़ी बड़ी अभी जो घर हैं उनके, उनको छोड़ के उनको आना पड़ा। ठीक है, आप एक स्थायी निवास हैं, अब जैसे सर्दी पड़ रही है, आपको अभी उठा के और बाहर खड़ा कर दिया जाए, तो आप उसकी व्यवस्था को, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करिए कि ये शब्दों से नहीं जाएगा। मुझे तो शक होता है कि ये लोग किस भावना के बसीभूत हो के, या क्या इनको मिलता है जिससे ये इस तरह की बात करते हैं। तो सर एक ये थोड़ा सा ना एक्सट्रीम क्वेश्चन भी हो सकता है, आपको क्या लगता है मिलिटेंट का बढ़ावा देने में मदरसास का क्या रोल है? देखिए, मैं इसके बारे में, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा। लेकिन ये जरूर है कि कट्टरवाद का रोल वहाँ इसके बारे में है कि कट्टरवाद ने, अच्छा, जो कट्टरता आई है, इसने कश्मीर में तो विशेष तौर से इसको, आतंकवाद को बहुत बढ़ाया है। आपने शायद, पता नहीं इस बात का पता है या नहीं, 2016 में एक बुरहान वानी की डेथ हुई थी। मैं वहीं था, कश्मीर में। अच्छा। था, DIG था वहाँ। अच्छा, तो वहाँ पे वो एक मिलिटेंट था, तो उसके लिए इतने प्रोटेस्ट हुए जम्मू कश्मीर में कि वो उन्होंने बंद भी किया उस टाइम पे। तो आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा सा पॉलिटिकली इस मुद्दे को एजेंडा बनाया जा रहा था? थोड़ा सा नहीं लगता, ये आप सही कह रहे हैं। अच्छा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहां था DIG, बहुत सारे विदेशी पत्रकार वहां आए थे और वो यही प्रश्न पूछते थे कि क्या है। तो बात थी, और बुरहान वानी को तो पोस्टर बॉय बनाया गया था, कि भाई इसको सारी चीजें करेंगे, और वो एक प्लान था पूरी तरह से। बुरहान वानी ना होता और कोई वानी होता जो आतंकवादी मरता, तो वो पूरी तरह से ये था कि हम उस एक मुद्दे को पूरे इंटरनेशनल उस पर उठाया जाए।
अच्छा, ये एक कि यहाँ पे कि जाति कर रही है फोर्सेस और लाइक नॉर्मल सिटीजन को मार रही है। हाँ, वो दिखाना चाहते थे, जबकि फोर्सेस के लिए बहुत कठिन समय था वो। अच्छा। क्योंकि आप कल्पना करो कि सामने से फायर आ रहा है, एक 200 आदमी खड़े हो, उनके बीच में से एक आदमी आपके ऊपर फायर कर रहा है, और आप इसलिए फायर नहीं कर सकते कि उसमें कोई निर्दोष या बिना हथियार वाला ना हो जाए। अब आप इस धूर्तता की इनकी कल्पना करिए कि एक छोटे बच्चे को लेके आते हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, अब सिक्योरिटी फोर्सेस मान लो पंप गन चलाई, छर्रे वाली गन चलाते हैं ताकि चोट कम लगे। अगर वो किसी के लग जाती है, पहले तो ऐसा इंसिडेंट कम हुए हैं, अगर मान लो लग जाती है किसी बच्चे के, फिर कहेंगे बच्चों को मार दिया। मतलब पहले लेके जाएंगे वहां खुद। ये धूर्त है, ये अपने बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, इनको उसकी चिंता नहीं है। मुझे लगता है ये इसलिए बच्चे वगैरह को लेके आते हैं, और इनके पास कैमरा भी होते हैं, वो उसी चीज को लाइक कहते हैं ना कि फुटेज निकालते हैं और उसको वायरल करते हैं कि देखिए कि हमारे ऊपर कितनी ज्यादा हमारे ऊपर सफरिंग की जा रही है आर्मी की तरफ से, ताकि एक नेगेटिव रोल बनाया जा सके। बिल्कुल ना अभी देखिए ना, 7 अक्टूबर को, पिछले 7 अक्टूबर को इन्होंने जाके इजराइल में मारा, ठीक है, लड़कियों के साथ बलात्कार किए, उनका अपहरण किया, बच्चों को मारा, जैसे मतलब इतनी नृशंस और घृणित कार्य किए जिसकी कल्पना नहीं है। अब जब इजराइल ने अटैक किया तो कह रहे हैं कि साहब हमें मार दिया, हमें मार दिया, मार दिया। ये तो एक पूरा बना लिया है ना उन्होंने, प्रोपेगेंडा एक बना लिया। पहले ऐसा करो, फिर जब सिक्योरिटी फोर्सेज आपसे कुछ कहें तो फिर उसको फोटो लेके आप उसको वायरल कर। ये है। तो सर ये तो आपने बड़ा ही डिटेल में बताई, छत्तीसगढ़ का भी आपने एक्सपीरियंस साझा किया हमारे साथ, और जम्मू कश्मीर का भी आपने काफ़ी डिटेल में बातें बताई। एक चीज जो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आपको गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था सर, और किस चीज के लिए मिला था, आप वो भी ऑडियंस के साथ थोड़ा शेयर करोगे? देखिए, वहाँ तो हर दिन एक ऐसा ही होता था जिसमें कि कश्मीर में भी हम लोगों ने, हमारा एक पूरा वहाँ STF ग्रुप था। अच्छा। जिसमें हमारे विशेष तौर से हमारे बैच के ही बहुत सारे हमारे अधिकारी थे। अच्छा, ठीक है। और उन्होंने ही शुरू में पूरे जो आतंकवाद को कुचला और आतंकवाद को रोक के रखा, वो उसके लिए मैं आज गर्व से उन लोगों को भी याद करता हूँ, नमन करता हूँ। और उसके साथ साथ मतलब कभी भी आज नहीं होगा तो, जैसे अभी कश्मीर फाइल सब बनी है आके 30 साल बाद, 35 साल बाद, 40 साल बाद उस घटना के, तो CRPF के ऊपर भी कोई फिल्म बनाएगा। अच्छा। CRPF ने जो काम किया है, एक हमारे IG साहब थे उस समय, DD गुप्ता। अच्छा। उन्होंने एक लेटर एक बार मुझे लिखा, उसमें उन्होंने एक बात लिखी, इतिहास जो है कफन में दफन हो जाता है, और जो कफन होता है उसके ऊपर से मालूम नहीं होता कि इसके अंदर क्या दफन है। अच्छा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि आज तक मुझे आश्चर्य होता है कि इतने महान बल को CRPF ने जो उस समय वहां कश्मीर में किया, और आज गर्व भी होता है कि भाई ठीक है। एक और IG थे मिस्टर MK सिंह, उन्होंने भी एक कहा था कि भाई आप जो आजकल कर रहे हैं, वहां जो अधिकारी थे वो जानते थे। मिस्टर DD गुप्ता ने एक बार एक हमें बुलाया और ये बात कही थी कि इतिहास जो है इस समय चौराहे पे खड़ा हुआ है। अच्छा। या तो आप जयचंद के रूप में जाने जाओगे कि चले गए यहाँ से, या लड़के वापस लाओगे, और हमें गर्व है आज। अच्छा। कि CRPF विजयी होके वहां से। तो सर ये गैलेंट्री अवार्ड्स मिलता किस चीज के लिए? गैलेंट्री मतलब आप ऐसी कोई वीरता का काम करें जहाँ की जो असाधारण वीरता हो। अच्छा, ठीक है। उसके लिए। तो ये आपको जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, मुझे जस्ट जम्मू कश्मीर में उस समय तो हम लोग लड़ाई में इतने व्यस्त थे कि मुझे नहीं, मेरे जितने भी साथी थे, और साथी जवान से लेके अधिकारी तक, न जाने कितने मेडल मिलने चाहिए थे, लेकिन वहां हमारे पास समय ही नहीं था, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, आपको
बताना पड़ता है, आपको सारी चीजें करनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको MHA देता है। तो ये जो मुझे मिला है, ये मिला है छत्तीसगढ़ में। हाँ, छत्तीसगढ़। तो शायद तभी आज आप कह सकते हो कि नक्सलाइट की प्रॉब्लम काफ़ी कम होती जा रही है, क्योंकि आपके जैसे सर लीडरशिप के जिसके पास लीडरशिप है और आपकी लीडरशिप के अंडर जो नक्सलाइट के जो आप कह सकते हैं कि ऑपरेशंस हुए हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। और ये मेरे हिसाब से वो 2-3 साल में ये पूरी की पूरी ये प्रॉब्लम है ये कम भी हो जाएगी, क्योंकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने ये टारगेट सेट किया था 2026 या 27 का कि हम नक्सलवाद को मिटा के रहेंगे। अब हम नक्सलवाद का जब हमने अभी जिक्र किया तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा है। आफ्सा आपने सुनी एक्ट? आफ्सा एक्ट मतलब ये काफ़ी क्रूशल हो जाती है आर्म फोर्सेस के लिए कि हम इसको यूज़ में लाए ताकि कभी भी अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हमें ये नहीं बताना पड़े कि रीज़न क्या था, ठीक है, गोली मारने का। बट कई बार जितने भी आप ये कह सकते हैं कि रिपोर्टर्स हैं या न्यूज़पेपर में ये आता है कि ये सबसे बड़ा मेजर कारण है ह्यूमन वायोलेशन का, आफ्सा एक्ट। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि कश्मीर और छत्तीसगढ़, मुझे ये मतलब अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि देश की, राष्ट्र की सेवा करने का उन स्थितियों में जहां के 89 में जब ये शुरू हुआ मूवमेंट, जो ये आतंकवाद की घटनाएं वहां शुरू हुई, तो मैं वहां था। और इसके साथ साथ जो पहली बटालियन का कमांडेंट बन के छत्तीसगढ़ में भी मैं गया था, ठीक है, 2003 में, जब पहली बार वहां दो बटालियन पहली बार गई थी। तो एक तो आपने ये बात हो गई। दूसरी बात, जहां तक आपने आपसा की बात कही है, वो जरूरी है। देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हम जाते हैं, हमने तो हम जैसे कुछ अधिकारी थे, मैं था, मेरे दूसरे बैचमेट्स थे, तो वहां हम लोगों ने सब कुछ अपना दांव पे लगाया हुआ था। मतलब जान तो बहुत छोटी चीज है भाई, मर गए तो खत्म हुआ मसला कि आप गए, जो कुछ है। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट हो गया, जैसे 200 आदमी आ गए, आपसे आतंकवादी को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप छोड़ देते हो तो आप कायर कहलाओगे कि आपने आतंकवादी छोड़ दिया। नहीं छोड़ते तो आप की हालत जो होगी वो कहेंगे साहब इतने आदमी मार दिए आपने। तो ये जरूरी है, जिसमें एक संबल, देखिए मैं आपको बताऊं कि भारत की सुरक्षा बल, चाहे वो हमारी बेहतरीन आर्मी है, चाहे वो पैरामिलिट्री है, उनमें बहुत ही अनुशासित ढंग से काम होता है। वो कहीं भी आप सोचें कि थोड़ा सा भी अनुशासनहीनता हो जाए तो ये संभव नहीं है। हमारा स्वयं का अनुशासन इतना होता है कि किसी जवान को हम मानव अधिकार की उल्लंघन की आज्ञा नहीं देते हैं। अगर कोई किसी ने कर भी दिया तो उसको वहीं की वहीं सुधारात्मक कदम उठाते हैं। अच्छा, ये असंभव है। हाँ, अब जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम खुद काम कर रहे हैं, तो हमें भी तो ये चाहिए कि भाई अगर हम जा रहे हैं और कुछ हमारे ऊपर अगर हमला होता है या कोई बात होती है तो उसका जवाब सही ढंग से दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जीने का अधिकार तो सर आपके पास भी है। जीने का अधिकार हमारे पास है और उसका हम इस्तेमाल भी करते हैं। भाई आज कश्मीर जो है पूरी तरह से वहां तिरंगे फहरा रहे हैं, तो इसमें वो जगमोहन जी ने एक शेर कहा था कि भाई कुछ तो है तेरे रुखो रुखसार की बात, कुछ जिगरे खून हमने मिला रखा है। तो कश्मीर जो आज तिरंगा वहां लहरा रहे हैं, तो उसमें सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सर, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज आप मेरे साथ ऐसे अपने कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो कि काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो सर, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले मेरा एक लास्ट क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि आप यूथ को कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि बोलते हैं कि यूथ ही आने वाला फ्यूचर है हमारे देश के लिए, तो उनके लिए आप कुछ लाइन बता दीजिए। देखिए, यूथ के लिए तो एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत में इस समय विश्व का सबसे ज्यादा युवा वर्ग हमारे पास है। बिल्कुल, और इसीलिए भारत का भविष्य भी उनके हाथ में है। तो
एक तो ये है कि वो हिम्मत न हारें, थोड़ा सा ऊंच नीच चलती रहती है, कभी आप प्रयास करते हैं भाई, वो कहते हैं ना कि जो माली सींचे साल भर ऋतु आए फल होत। ठीक है। तो एक तो ये भी है कि जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसको चुने और उसके लिए फिर प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा कि भटके नहीं। हाँ, प्रयास करें और संयमित। मैंने एक पतंजलि योग सूत्र का दोहाकरण किया है। अच्छा। हाँ, उसको ब्रज भाषा में, जो संस्कृत में है, तो उसका दोहाकरण किया और बाबा रामदेव ने उसका विमोचन किया था। अच्छा। हाँ, तो वो अवेलेबल है कहीं? हाँ, मैं आपको उसकी एक प्रतिलिपि भिजवाऊंगा। ठीक है। तो हम उसको, अगर किसी बच्चे को खरीदना होगा, पढ़ना चाहे तो वो ठीक है, पीडीएफ वगैरह में? हाँ, पीडीएफ में वैसे ही आपको दे दूंगा। आप जो भी आपसे संपर्क करेगा उसको मेरी तरफ से मतलब उसके लिए भेज देना है। हाँ, भेज देना। ठीक है। विशेष तौर से उसमें पतंजलि योग सूत्र में एक चीज आया है कि जिस चीज पर भी आप संयम करेंगे, संयम से मतलब फोकस, उस चीज में आपको महारत हासिल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी कि कोई भी काम अगर आप उत्साह से शुरू करेंगे तो वो पूरा होगा ही होगा। तो उत्साह अपने जीवन में बनाए रखें। कहीं कोई विचलित होने की नहीं है। कल का जो दिन है, कल का विश्व हमारा है, भारत का है। तो दोस्तों, आज का जो ये पॉडकास्ट था वो सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये एक्सपीरियंस शेयर किया सर ने अपनी जिंदगी का, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। और सर की एनर्जी देख के तो मैं कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया हूँ सर। तो इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, क्योंकि काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और हमने उन मुद्दों पर भी आज बात की है जिस पे हर कोई करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तक सच पहुंचे, क्योंकि हमारा यूथ आज सिर्फ जो देखता है उस पर विश्वास कर लेता है। इसलिए मैं अपने पॉडकास्ट में उन लोगों को लेकर आता हूं जो उस चीज से गुजर चुके हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।